हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग गुप्त काल की कला के बारे में बात कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को स्थापत्य कला के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने स्तूप, मंदिर और विहार के बारे में डिटेल में बात की थी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को चित्रकला के बारे में बताने वाली हूँ। इसमें हम लोग दो तरीके की चित्रकला देखेंगे। एक तो है अजंता चित्रकला और दूसरी है बाघ चित्रकला। इसके बारे में ही हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज हम लोग चित्रकला के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अजंता की पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि अजंता का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अजंता जो है वो इस टाइम प्रेजेंट में महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला जो है वहाँ पे स्थित है। वहाँ पे अजंता की पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिनमें जो है वो बौद्ध कला के दृष्टिकोण से अत्यधिक ही महत्वपूर्ण वो पहाड़ियाँ मानी जाती हैं। इसके अलावा अजंता की पहाड़ियों में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें चैत्य भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बिहार, इसके अलावा चित्रकला और मूर्ति कला, ये इन सब के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो अजंता की पहाड़ियाँ बहुत ही कलात्मक महत्व रखती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कलात्मक दृष्टिकोण के कारण ही अजंता की पहाड़ियों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल किया है। तो हम लोग सबसे पहले अब अजंता की चित्रकला के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी हमने देखा अजंता में बाकी सारी चीज़ें भी पाई जाती थी, जैसे कि मूर्ति कला, बिहार, चैत्य, ये सब भी होते थे। लेकिन जो वहाँ की चित्रकला है वो उसके कारण अजंता की जो पहाड़ियाँ हैं उनका विशेष महत्व माना जाता है। अब हम लोग अगर चित्रकला के बारे में बात करें तो इसका जो विकास है वो बहुत ही धीरे धीरे कई सदियों में हुआ, और बहुत सारे राजवंश जो हुए उन्होंने इन्हें संरक्षण भी प्रदान किया। क्योंकि जो राजा होते हैं या जो राजवंश होते हैं वो तो बदलते रहते हैं, लेकिन जो कल्चर होता है वो वैसा का वैसा ही चलता जाता है और उसका विकास होता जाता है। तो अजंता की जो ये चित्रकला हमें देखने को मिलती है, इसका विकास भी बहुत सारे राजवंशों के काल में होता आया है। सबसे पहले अगर हम बात करें अजंता की चित्रकला के प्रमाण हमें सातवाहनों के काल में देखने को मिलते हैं, यानी कि सातवाहन शासक जो थे वो हमने बात की थी। मौर्योत्तर काल में सातवाहन शासकों का राजवंश हमें देखने को मिलता था। तो उस टाइम से ही अजंता की जो चित्रकला है उसका विकास होना शुरू हो गया था, और इसीलिए हमें सबसे पहले इन्हीं के काल में उसके प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम इस दौर के जो चित्रकला है उसके प्रमुख विषयों के बारे में बात करें तो सातवाहनों के टाइम पे हम देखते हैं कि प्रकृति चित्रण, इसके अलावा राज परिवार से संबंधित और आम जनजीवन से संबंधित बहुत सारे चित्र हमें देखने को मिले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो है इस तरीके के जो चित्र हैं वो इस टाइम पे हमें देखने को मिले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सातवाहनों के पश्चात जो वाकाटक शासक होते थे उनके काल में भी हमें अजंता की चित्रकला का महत्व दिखाई देता है। वाकाटक जो है वो गुप्त काल के जो शासक थे उनके समकालीन वाकाटक राजवंश भी देखने को मिलता है, और ये जो वाकाटक राजवंश है ये भी हमें महाराष्ट्र की साइड ही देखने को मिलता है। तो इस टाइम पे भी ये जो चित्रकला है उसका विशेष महत्व था। इसके अलावा अगर हम बात करें इस टाइम के चित्रों में हम देखते हैं कि हमें बुद्ध से संबंधित, इसके अलावा बोधिसत्व से संबंधित और जातक कथाओं से संबंधित चित्र मिलते हैं। जातक कथा जैसा कि मैंने बताया था वो बुद्ध के जीवन पर आधारित एक कथा है। इसमें जैसे कि हमें किस किस तरीके के चित्र मिलते हैं, इसमें हमें बुद्ध के महाअभिनिष्क्रमण, यानी कि जब बुद्ध अपना घर त्याग देते हैं उसे ही महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है, तो उसके चित्र देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा जब राहुल जो है, जो बुद्ध का पुत्र था, उसने जब बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, तो उसके भी हमें चित्र दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसमें हमें एक माता और शिशु का चित्र भी दिखाई देता है। इसके अलावा एक मरणासन्न राजकुमारी का चित्र भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा मार विजय और पद्म पानी, इसके अलावा लोकितेश्वर, ये जो इतने चित्र हैं वो इस टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसमें बुद्ध को दिखाया गया है। ये जो है वो मरणासन्न राजकुमारी है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था। तो इस तरीके के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इन चित्रों की विशेषताओं के बारे में बात करें, तो इन चित्रों में मानवीय भावों को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि जो अभी मैंने मरणासन्न राजकुमारी का चित्र दिखाया, उसमें वियोग का भाव देखने को मिलता है। वियोग यानी बिछड़ने का भाव, वो उसमें दिखाया गया है। इसके अलावा जो बुद्ध की महाअभिनिष्क्रमण वाला चित्र है, उसमें वैराग्य का भाव दिखाई देता है। इसके अलावा जो माता और शिशु का चित्र हमें देखने को मिला है, उसमें वात्सल्य का भाव भी हमें दिखाई देता है। यानी कि ये जो चित्र होते थे, उनमें मानवीय जो भाव होते हैं, उनको बहुत ही बखूबी से प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, वाकाटक शासकों के बाद हमें वातापी के जो चालुक्य राजा होते थे, उनके संरक्षण में भी चित्रकला का विकास होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम बात करें, चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय था, उसने जब उसके दरबार में जो फारस यानी कि फ्रांस का जो एक राजदूत था वो आया था, तो उनका उन्होंने स्वागत किया था। तो उसका स्वागत करते हुए चित्र भी हमें इस टाइम पे देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो चित्र बनाए जाते थे, उनके पहले कुछ तैयारियां की जाती थी। जैसे कि क्या किया जाता था, ये जो फ्रेस्को नामक एक जो पदार्थ या फिर हम इसे विधि बोल सकते हैं, जो इसका मतलब होता था गीला प्लास्टर, और दूसरा होता था टेम्पोरा, जिसका मतलब होता था सूखा प्लास्टर। तो ये जो दो विधियां हैं, इनके द्वारा जो गुफाएं होती थी, उनकी दीवारों को पहले से तैयार किया जाता था चित्र बनाने के पहले। इसके अलावा ये जो चित्र होते थे, इनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था। जैसे कि काला हो गया, लाल है, पीला है, नीला और हरा, ये जो इस तरीके के जो रंग हैं, इन्हीं से ये जो चित्र होते थे वो बनाए जाते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो चित्र हैं वो इतने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं कि आज भी हजारों सालों बाद भी इन चित्रों की चमक हमें आज भी देखने को मिल जाती है। इससे हमें इस टाइम के जो चित्रकार होते थे, उनकी रसायन विज्ञान की समझ को भी जानने का मौका मिलता है। यानी कि उनकी रसायन विज्ञान की समझ इतनी अच्छी होती थी कि आज भी हमें वो चित्र जो हैं वो बिल्कुल, उनकी जो चमक है वो बिल्कुल आज भी बनी हुई है। तो ये हम लोगों ने चित्रकला के बारे में बात की। अभी हम लोगों ने अजंता चित्रकला को देखा। अब हम लोग जो दूसरा टाइप है, जिसे हम लोग बाघ चित्रकला कहते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बाघ चित्रकला जो है, ये हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है। गुप्त काल में बाघ की जो गुफाएं हैं, जो बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं, ये मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला है, उसके पास देखने को मिलती हैं। तो गुप्त काल में हमें यहाँ से चित्रों के प्रमाण देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें, बाघ की गुफाओं में मुख्यतः जो चित्र बनाए जाते थे, वो आम जनजीवन से संबंधित होते थे। जैसे कि अगर हम बात करें, जुलूस का चित्र बनाया गया है एक, इसके अलावा नृत्य करते हुए भी चित्र बनाया गया है, इसके अलावा हाथियों का समूह है, उसका भी चित्र हमें इन गुफाओं में, यानी कि जो बाघ की गुफाएं हैं, उनमें देखने को मिला है। ये आप इस तरीके के चित्र देख सकते हैं, जो बाघ की गुफाओं के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। अब हम लोग मूर्ति कला के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने ये पहली वाली स्लाइड में दिखाया था कि इस टाइम पे हमें स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला देखने को मिलती है। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने स्थापत्य कला के बारे में बताया था, आज हमने चित्रकला के बारे में बात कर ली। अब मूर्ति कला का छोटा सा ही टॉपिक है, क्योंकि मूर्ति कला का जो सर्वाधिक विकास अभी हमने बात की थी
कि मौर्योत्तर काल में यानी कि गुप्त काल से पहले जो हमने कलाएं पढ़ी थी, यानी कि हमने जो गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला, तो वही कलाएं भी हमें इस टाइम पे भी दिखाई देती हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आए थे, तो हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मौर्योत्तर काल की तरह इस काल में भी मूर्ति कला जो है उनका विकास जारी रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जारी रहने के जो प्रमुख कारण थे वो कौन कौन से थे, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मथुरा कला। तो मथुरा कला में जो मूर्ति निर्माण की एक दीर्घकालिक परंपरा बन चुकी थी, उसी के कारण इस काल में भी हमें उसका विकास होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस काल में यानी कि जो गुप्त काल है, इसमें ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार होने लगा था, यानी कि ब्राह्मण धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित होने लगा था। लेकिन इसी के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म था, उसकी भी प्रभावी उपस्थिति देखने को मिलती है। यानी कि बौद्ध और जैन धर्म तो पहले से ही उपस्थित था, लेकिन इस टाइम पे ब्राह्मण धर्म जो है उसका भी उदय होने लगा था। तो इसीलिए गुप्त काल के जो शासक थे उन्होंने ब्राह्मण धर्म को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। इसी कारण से इस काल में भी हमें मूर्ति कला का विकास जारी रहता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्राह्मण धर्म जो था उसमें कुछ विशेष मूर्तियां बनाई जाती थी विशेष देवी देवताओं की, जैसे कि इनमें हमें विष्णु की, लक्ष्मी जी की, इसके अलावा शिव पार्वती की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इस टाइम पे हमें अर्धनारीश्वर यानी कि जो शिव और पार्वती की जो एक साथ मिला के जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति बनती है वो भी हमें इस टाइम पे देखने को मिलती है। इसके अलावा इस टाइम पे हमें विष्णु के विभिन्न अवतार यानी कि जो 10 अवतार हैं, इसके अलावा जो बराह मूर्ति है जो भी विष्णु से संबंधित मानी जाती है, तो इस तरीके की मूर्तियाँ हमें इस टाइम पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस टाइम पे हमें शिवलिंग भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके की जो मूर्तियाँ हैं जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित होती थी वो हमें गुप्त काल में देखने को मिलती हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि इस काल में, ये तो अभी हमने ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों के बारे में बात की, लेकिन इस टाइम पे हमें कुछ मूर्तियां बौद्ध धर्म से संबंधित भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मथुरा से हमें जो बुद्ध हैं वो उनकी मूर्ति अभय मुद्रा में प्राप्त हुई है। इसके अलावा सारनाथ से हमें धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब जो उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया था उसकी भी मूर्ति हमें इस टाइम पे देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार का जो भागलपुर जिला है वहाँ से हमें बुद्ध की कांसे की एक विशाल प्रतिमा भी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें मथुरा कला केंद्रों से हमें जैन तीर्थंकरों की भी मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गुप्त काल की जो मूर्तियाँ होती थी वो उनमें मौर्य काल की तुलना में सादगी और आभा मंडल को विशेष महत्व दिया जाता था। यानी कि ये जो कलाएं हैं, जो मूर्ति कला है वो गुप्त काल की तरह ही मौर्योत्तर काल की तरह ही हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन इनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो ये हम लोगों ने आज के वीडियो में गुप्त काल की जो चित्रकला है और मूर्ति कला है उसके बारे में बात की। आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।